मोलर वॉल्यूम का जिक्र होगा स्टैच्यूमेट्री। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा मोलर वॉल्यूम, जिस तरह की उसकी लफ्ज़ी मानी है। एक किसी गैस के, लेकिन ये है गैस के लिए, कोई भी गैस हो उसका 1 मोल आप ले ले, 1 मोल हाइड्रोजन आपने ले लिया, 1 मोल ऑक्सीजन ले लिया, 1 मोल नाइट्रोजन, कोई भी गैस हो 1 मोल आप लोगों ने ले लिया, लेकिन किस टेम्परेचर और प्रेशर पे? स्टैंडर्ड टेम्परेचर, दैट विल ऑक्यूपाई a volume of 22.4 dm³. So that is called molar volume. The volume occupied by 1 mole of a gas, it is Tp. The volume occupied by 1 mole of any gas at standard temperature and pressure, it is Tp. और 1 mole of any gas यदि occupied by कितना वॉल्यूम, मैंने डिफिनीशन बाकी नहीं लिखना, 1 mole of any gas हो गई। एट Tp आप लोगों ने लिया तो दैट विल ऑक्यूपाई वॉल्यूम ऑफ 22.4 dm³। जिसको आप 22.4 लीटर भी लिख सकते हो, क्योंकि 1 dm³ जो है दैट इज इक्वल टू 1 लीटर। तो कोई भी गैस हो 1 मोल हो, आपने उसको किसी भी सिलेंडर में डाल दिया, किसी भी गुब्बारे में भर दिया, कितनी जगह गिरेगी? 22। अब सवाल ये पैदा कि सपोज कल मैंने लिखा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन से मुराद क्या है बच्चों? 2 ग्राम। आपने 2 ग्राम हाइड्रोजन ले लिया, किसी सिलेंडर में भर दो बच्चों, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, कितनी जगह गिरेगी? 22.4 dm³। इसी तरह 1 मोल आप लोगों ने बच्चों हीलियम ले लिया, जिसका मोलर मास 4 ग्राम है, वो भी उतना ही जगह गिरेगी। 1 मोल आप लोगों ने ऑक्सीजन ले लिया बच्चों, जिसका मास मोलर मास 32 ग्राम, वो भी 22.4 dm³। The volume occupied by 1 mole of any gas at standard temperature and pressure is called molar volume. कभी कभी वहाँ पे जरा थोड़ा सा सवाल को देख लें, कभी लिखा होगा नॉर्मल टेम्परेचर NTP या RTP लिखा होगा, रूम टेम्परेचर और प्रेशर, फिर आप लोगों ने वॉल्यूम लिखना है 24 dm³। वही सवाल की नवीयत को जरा देख लो, बाज़ दफ़ा लड़के बस जल्दी में जाते हो, वो तो मेरे ख्याल में जो वही STP है, STP नहीं, वो रूम टेम्परेचर जो है 8 RTP जो है 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई बच्चों वॉल्यूम कितना? 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई करेगा बच्चों 24 dm³, या बच्चों 24 लीटर। लेकिन हमने जितना भी हिसाब किताब करना है स्टैच्यूमेट्री में, वो STP जिक्र कर दिया। 1 मोल कोई भी गैस होना चाहिए। अब अगर वो 2 मोल है तो डबल वॉल्यूम होगा, 3 मोल 3 में तरफ थे, आधा मोल हो तो 2 पे डिवाइड हो जाएगा, वो वाला हो जाएगा। NTP किस चीज़ के बराबर है? वही रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है STP चलिए बच्चों क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर हम लिखते हैं कितना? 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन, और प्रेशर वही 1 एटमॉस्फेयर या बच्चों 760 mm, और RTP चलिए रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि बराबर है 225 प्लस 273, उसको केल्विन में चेंज करते हैं तो 298 केल्विन लिखो, और प्रेशर वही 1 एटमॉस्फेयर।
mass volume conversion relationship. The above relationship, mole mass volume relationship, can be used to calculate मोल मास वॉल्यूम है। ये मोल, ये मास, ये वॉल्यूम, कितने मोल कितने मास के बराबर, कितने वॉल्यूम के बराबर है। तो दिस रिलेशनशिप कैन बी यूज्ड, दिस मोल मास वॉल्यूम रिलेशनशिप कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट दिस मोल वॉल्यूम। मैं सिंपली लिखता हूँ, दिस रिलेशनशिप कैन बी यूज्ड to calculate, to convert number of moles of a gas बच्चों। इधर लिखोगे बच्चों वॉल्यूम गिवन 8 STP बच्चों डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम को Vm से लिखते हो या मैंने वर्डिंग में लिखा मोलर वॉल्यूम जो कि 22.14। जिस तरह के हम मास को मोल में चेंज करते थे बच्चों, नंबर ऑफ पार्टिकल को मोल में, 3 फार्मूले हैं मोल बनाने के लिए। मास को मोल में चेंज करना, शाबाश। नंबर 2 हाँ ये वॉल्यूम वाला है, और एक पार्टिकल हो आपके पास बच्चों, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ एटम दिए हुए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिए हुए, नंबर ऑफ आयन दिए हुए, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट दिए हुए, उसको मोल में चाहिए। इस तरह का वॉल्यूम गिवन है आपसे कह दीजिए, क्योंकि हमने जितने भी कैलकुलेशन करना है तो ज़्यादातर बच्चों मोल में करते हैं। तो अगर आपको वॉल्यूम गिवन है तो पहले उसको मोल में चेंज कर दो। मोल में चेंज करने के लिए बच्चों वॉल्यूम गिवन एसटीपी को जितना वॉल्यूम दिया गया उसको मोलों पे, इसको मोल वॉल्यूम पे डिवाइड कर लो, ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। लेकिन जो दूसरा काम है जिसके बारे में खैर अगर ज़्यादा नहीं तो 90% उसके बारे में कहता हूँ, अगर 100% नहीं तो इस पे जो सवाल आता है कि दिस रिलेशनशिप कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट मोलर मास। मोलर मास, ग्राम पर मोल, मोलर मास, एक मोल का मास बच्चों किस तरह, मोलर मास। ये मैंने एम लिख दिया, मोलर मास ऑफ ए, लेकिन केस से बच इसका छोटा सा फार्मूला, वो भी इतना बड़ा फार्मूला नहीं है। अब जरा देख लो, इधर मैंने लिखा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2 ग्राम इज इक्वल टू, इसी तरह 1 मोल ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 4 ग्राम इज इक्वल टू 22। इसी तरह 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मैंने लिखा 32 ग्राम, इसका मोलर मास जो मास है, और ये इसका वॉल्यूम 22.4। अब जरा फिर देखो, अगर मैं 2 ग्राम हाइड्रोजन ले लूँ, किसी भी सिलेंडर में भर दूँ या गुब्बारे में भर दूँ बच्चों, तो कितनी जगह घेरेगा। अगर मैं 4 ग्राम उसका डबल मास ले लूँ, किस चीज़ का, हीलियम का, तो वो कितनी जगह घेरेगी। अगर उसके कितना टाइम बच्चों 16 टाइम्स ये ऑक्सीजन का मास ज्यादा है हाइड्रोजन के मुकाबले में। 32 ग्राम में ऑक्सीजन का लेता हूँ, तो अगर किसी गुब्बारे सिलेंडर में लेता हूँ तो इसका वॉल्यूम कितना होगा। अब उल्टा पढ़ लो, अगर आपके पास 22.4 डीन क्यूब हाइड्रोजन मौजूद है, अगर उसको तराजू में रख दे तो मास कितना होगा, 2 ग्राम। फिर पढ़ लो खुद, शाबाश आगे खुद बता दो। 22.4 डी, इसका यही मतलब है ना, 22.4 डीन क्यूब आपके पास हीलियम है तो उसका मास कितना है, 4 ग्राम। अगले भी पढ़ लो। अब मैं इसी चीज को मैं पढ़ता हूँ, 22.4 डीन क्यूब आपके पास हाइड्रोजन है, आपने किसी तराजू में रख दे, उसका मास मालूम के कितना मास आता है, जो कि बदकिस्मती से उसका क्या है, मोलर मास। 22.4 डीन क्यूब आपके पास हीलियम है, आपने उसका मास मालूम किया, शबा कितना आता है, 4, जो कि उसका मोलर मास है। इस तरह ये बताए शबा,
अगर आपके पास 22.4 डीम क्यूब ऑक्सीजन आपने लिया, अगर उसका मास मालूम करके 32 आता है, क्योंकि उसका इसका मतलब अगर आपके पास कोई भी गैस इसका मोलर मास मालूम नहीं है तो वो गैस ले लो, कितना ले लो शाबाश 22.4, और बस तराजू में रख दो उसका मास मालूम कर, अगर 100 आ रहा है तो 100 उसका मास है, 20 आ रहा है तो 20। तो अब इस रिलेशनशिप को मैं इस्तेमाल करता हूँ किसके लिए, मोलर मास। अब एक वैस कह दे कि जी मेरे पास वो गैस उतना नहीं है भाई, शायद 4 डीम क्यूब नहीं है, 2 डीम क्यूब है, 3 डीम क्यूब है, 4 डीम क्यूब है वो गैस, वो जो अननोन गैस है जो कोई भी, सपोज कर लिए कि मेरे पास 5 डीम क्यूब वो गैस, बस वो 5 डीम क्यूब गैस का मास मालूम कर लो तराजू में कितने का, जो कुछ भी आता है, फिर खुद कैलकुलेट करके 5 डीम क्यूब का मास इतना है तो 22.4 डीम क्यूब का मास कितना हो जाएगा, और 22.4 डीम क्यूब का जो मास होगा शाबाश उसका मोल। तो इससे ये फार्मूला हम बना लेते हैं, मास ऑफ गैस बच्चों, मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम गिवन एट एसटीपी बच्चों, वॉल्यूम गिवन एट एसटीपी और मल्टीप्लाई 22.4। बस एक छोटा सा न्यूमेरिकल इसका देख लो, ये मोलर वॉल्यूम वाला टॉपिक था। अब इसका एक छोटा सा एमसीक्यूज, एक तो ये बात डायरेक्ट ये वाले जो पहले फार्मूला लिख, वॉल्यूम को मोल में चेंज करने के वॉल्यूम को डिवाइड करोगे किस मोलर वॉल्यूम, लेकिन एक्चुअली ये दूसरा ज्यादा है, मैं अपने तरफ से लिखता हूँ, केमिकल रिएक्शन बचू 11.2 डीम क्यूब of an unknown gas and a chemical reaction क्या लिखा 2 डीम क्यूब of an unknown gas X is obtained whose mass is gas obtained whose mass is 22 gram. The molar mass of this gas will be, and the gas will be, नीचे उन्होंने चॉइस दी होगी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह इस तरह ना, खैर आप सब मोलर मास मालूम कर ले। एक बार आया था नीचे गैस दिए कि जी गैस उसमें से कौन सा होगा, पहले आप उसका मोलर मास मालूम कर रहे, फिर मैं 3 गैसेज लिखता हूँ। सपोज कर मैंने लिखा नाइट्रोजन गैस, द गैस विल बी नाइट्रोजन नंबर H, B ऑक्सीजन, C अमोनिया, D कार्बन डाइऑक्साइड। जब आप मोलर मास मालूम करोगे तो उसमें से गैस भी मालूम कर सकोगे कि वो गैस कौन सा है। शाबाश, मोलर मास मालूम करने के लिए कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे शाबाश, मोलर मास ऑफ गैस नहीं, ये वाले फार्मूला मास ऑफ गैस, मास उन्होंने दी हुआ है कितना 22 हाँ डिवाइड बाय शाबाश 11, तो ये आधा हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2.44, यस 44 किसका मोलर मास है, जब देखो 3 गैस, सपोज करो अगर पूरा CO2 तो गैस विल बी CO2, बस मोलर मास भी मालूम। और मोलर मास अगर उन्हें गैस से पहले तो वो सिर्फ मोलर मास बस मांगता है, लेकिन अगर साथ साथ ये भी साथ दियो कि द गैस विल बी, तो आप कहोगे जब उन्होंने खुद चाहिए नाइट्रोजन का मोलर मास 28 है तो नहीं हुआ, ऑक्सीजन का मोलर मास 32 है वो भी नहीं है, निश्चित का 17 है, और कार्बन डाइऑक्साइड ही वो गैस है जिसका मोलर मास आप लोगों के पास 44। बात समझ आ गई ना, जाके पेपर में देख लो, इनडायरेक्ट किस्म का सवाल आपको मिलेगा इस चीज़ का। अब थोड़ा सा मैंने एक चीज़ नहीं बताई थी जनरल, हाँ बिल्कुल जनरल, एक पेपर से सवाल लेता हूँ
आयन और एटम के लफ्ज से बच्चों कंफ्यूजन ना हो। मैं सोडियम क्लोराइड लेता हूँ, सोडियम पॉजिटिव आयन क्लोराइड, बस आप बेशक सोडियम एटम अगर उसका फार्मूला है सोडियम क्लोराइड तो एक सोडियम और एक क्लोरीन मिला हुआ है। मैं स्ट्रेस पढ़ता हूँ तो अगर मैं अब उन आपको कंफ्यूज करने जो हाइड्रोजन आयन है, सल्फाइड आयन है, आप सिंपली जहन में ले कि दो हाइड्रोजन एटम है H2S में और एक सल्फर एटम है, ऐसा है ना। तो एक सवाल आप लोगों के पेपर में से मैं उठाता हूँ जो पुराने पेपर में था, वो था कि कैलकुलेट the number of nitride ion बच्चों, N-3 ion which combine with बच्चों with 2.01 10 to the power 24 mg ion बच्चों to form मैग्नीशियम नाइट्राइड बच्चों। मैंने कहा एटम और आयन के लफ्ज से पेपर में कंफ्यूजन हो, एमसीक्यूज में। कैलकुलेट द नंबर ऑफ नाइट्राइड आयन विच कंबाइन विद 2.01 10 to the power 24 मैग्नीशियम आयन टू फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्राइड। ये पेपर से मैंने लिखा, वो डेटा मेटा मुझे एग्जैक्ट याद नहीं क्यों लिखे, लेकिन सवाल इसी में कोई भी चीज़ इस तरह, अब ये जरूर नहीं कि मैग्नीशियम नाइट्राइड कोई भी फार्मूला दी हो किसी भी चीज़ का हो, ये फार्मूला आपको खुद इंफॉर्मेशन दे रहा है। अगर आप थोड़ा सा देख लें ना, ये मैग्नीशियम नाइट्राइड, देखो कितने मैग्नीशियम और कितने नाइट्रोजन कंबाइन हुए शायद 3 मैग्नीशियम आयन कंबाइन या 3 मैग्नीशियम एटम कंबाइन हुए, 2 नाइट्रोजन, एक्चुअली 3 मैग्नीशियम आयन चीज बची दैट इज बीन कंबाइंड विद 2। हमारे पास कितने मैग्नीशियम आयन है शायद 2.01 10 to the power 24 मैग्नीशियम आयन के नाइट्राइड। सब ये किस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, शब्द तो कैसे करोगे, जवाब बताओ तो 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 2.01 10 to the power क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। यस है, ये ऊपर 3 नीचे और इससे मल्टीप्लाई, ये जवाब आएगा। ये है द नंबर ऑफ व्हाट आंसर नंबर ऑफ नाइट्राइड आयन। बात समझ आ रही है ना। मैं दूसरा बताता हूँ तो आप लोग ने दूसरा बता तो चीज तो मुझे समझ नहीं आया। हाँ फिर बता तो आप लोग लिख दे, फिर तवज्जो एक तरफ हो जाएगी। फार्मूले से आपको मालूमात मिल रहा है कि कितने मैग्नीशियम है और कितने नाइट्रोजन है। फार्मूले से 3 मैग्नीशियम कंबाइन होते हैं, 2 नाइट्रोजन। अब हमें मैग्नीशियम आयन दिए हुए कि अगर इतने मैग्नीशियम तो नाइट्रोजन साथ कितने हो जाएंगे। 3 मैग्नीशियम के साथ शाबाश 2 नाइट्रोजन कंबाइन होते हैं, तो आगे खुद बता दो शाबाश 2.01 10 to the power 24 या 20 जो कुछ भी मैग्नीशियम आयन के साथ कितने नाइट्रोजन दरकार होंगे रिक्वायर्ड होंगे, तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये इनडायरेक्ट, ये भी फार्मूला आंसर सवाल है बच्चों। किसी चीज का फार्मूला, वाटर का फार्मूला, इतना हाइड्रोजन है इतने ऑक्सीजन है। अब इसी को थोड़ा सा उल्टा देता, इसी को शाबाश शाबाश शाबाश। अब इसी सवाल को दोबारा लिखना, कैलकुलेट द नंबर ऑफ, इस बार लिखता हूँ mg आयन, ये ब्लैक रंग से लिखा चेंज किया, mg आयन मालूम करने हैं बच्चों, mg plus 2 and which combine with 2.0 10 to the power 24 नाइट्राइड आयन बच्चों।
टू फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्राइड। इस बार कौन सा चीज गिवन है, कौन सा इस बार? शाबाश। nitrate given. हाँ Magnesium given. हाँ बच्चे वाली जी जी खैर 4 में इस बार nitrate इस given बार है है, और बस सिर्फ magnesium इतना है बच्चे। इस बार ये वाले दिए हुआ है कितना? 2.2. 0 1 10 to 24 24। उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई है, इस बार ये मालूम करना। तो कैसे कर लूँगा शाबाश? 3 multiplied by 2.1. 3 divided by 2. डिवाइड बस इस तरह सवाल होगा। टॉपिक चलेगा जो वो है स्टैच्यूमेट्री का। इसमें टॉपिक ज़रा ज़्यादा है, छोटे छोटे टॉपिक है उसके अंदर, लेकिन स्टैच्यूमेट्री वैसे स्टैच्यू की लफ्जी मानी है एलिमेंट्स, मेट्री मीन मेजरमेंट, ये लफ्जी मानी। स्टैच्यू मीन Elements. ये 80 के ज़माने में ऐसा चैप्टर था ना, अक्सर टीचर कहा करते थे, मैं वाकई में था उस ज़माने में, मनहूस तरीन चैप्टर था ये। अक्सर टीचर कहते जी उसको स्टेपल कर लो, स्टूडेंट को कहते कि ना पढ़ो, ऐसे सवालात थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता छोटा होता रहा, जब इतना सा अब टॉपिक रहेगा। चैप्टर का तो नाम दिया लेकिन उसमें सिर्फ कैलकुलेशन थे उसमें। अब तो बहुत मुख्तसर और सिंपल कर लिया स्टैच्यूमेट्री। स्टैच्यू की लफ्जी मानी है एलिमेंट्स, मेट्री मीन मैं सिंपल सा बताता हूँ। ये वो ब्रांच है केमिस्ट्री का विच डील्स विद द अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स इन प्रोडक्ट present in a various chemical equation. Deals with, but I'm simply like the deals with the relationship between the amounts of reactant and product. Between the amounts of reactants and product. Deals with the relationship between the amounts of reactants and products. किस reactant और product का which is present in balanced chemical equation? आपके सामने कोई balanced chemical equation मौजूद है बच्चों, और उसमें आप जिक्र करते हो कि एक रिएक्टेंट का कितना मास दूसरे रिएक्टेंट के कितने मास के साथ रिएक्ट करेगा, उसमें से प्रोडक्ट का कितना मास बनेगा, एक रिएक्टेंट के कितने मोल दूसरे रिएक्टेंट के कितने मोल के साथ रिएक्ट करेंगे, उसमें से प्रोडक्ट के कितने मोल बनेंगे, एक रिएक्टेंट का कितना वॉल्यूम दूसरे रिएक्टेंट के कितने वॉल्यूम के साथ। कभी हम मिकदारों का जिक्र करेंगे बच्चों, मोलों में कभी मिकदारों का जिक्र करेंगे, मास में कभी मिकदारों का जिक्र करेंगे, वॉल्यूम के यूनिट्स में बच्चों। Deals with the relationship between the amounts of reactant and product present in a balanced chemical equation. जिसको हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन करते हैं, which the study which deals with the calculation, the study which deals with the calculation, जहाँ पे हम हिसाब किताब करते हैं किस चीज का, मिकदारों का। किन चीजों का मिकदारों का जिक्र करते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। किस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मिकदार का जिक्र करते हैं, जो हमारे सामने बैलेंस केमिकल इक्वेशन में मौजूद है। उस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मिकदारों का हिसाब किताब करना, सिंपल जबान में मिकदारों का हिसाब किताब करना। किन चीजों के मिकदारों का हिसाब किताब करना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मिकदारों का हिसाब किताब। किस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का बच्चों विच इज प्रेजेंट इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। साथ लिख दो बच्चों, नंबर 2 अमाउंट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड बच्चों
amounts can be expressed in terms of number one, a moles. Number B, ग्राम किलोग्राम मास यूनिट में बचो. C, in वॉल्यूम यूनिट बचो. डीम क्यूब या लीटर बचो. जब हम मिकदारों का जिक्र करेंगे बच्चों तो किन यूनिट में करेंगे शब्द. कभी हिसाब किताबों करेंगे बच्चों मोल में, कभी हिसाब किताब करेंगे. एक रिएक्टेंट के मोल गिवन होंगे, दूसरे रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के मोल मालूम कर लो. कभी रिएक्टेंट के मोल गिवन होंगे, प्रोडक्ट के मोल मालूम कर लो. कभी प्रोडक्ट के मोल गिवन होंगे, रिएक्टेंट के मालूम करने होंगे. कभी एक रिएक्टेंट के मोल गिवन होंगे शब्द, दूसरे रिएक्टर के एक रिएक्टर के इतने मोल है, वो दूसरे रिएक्टर के कितने मोल के साथ रिएक्ट करेगा. कभी एक प्रोडक्ट के मोल क्यों कि इस केमिकल रिएक्शन में अगर 2 प्रोडक्ट बनते हैं, 3 प्रोडक्ट बनते हैं, आपसे कह दीजिए एक प्रोडक्ट कितना बनता है, इतने मोल, दूसरे प्रोडक्ट के साथ कितने मोल बनेंगे. कभी मिकदारों का जिक्र हम मास के यूनिट में इसी तरह करेंगे. एक रिएक्टर का कितना मास दूसरे रिएक्टर के कितने मास के साथ रिएक्ट करेगा, प्रोडक्ट कितना मास बनेगा. ये हिसाब किताब जो है दैट इज कॉल्ड व्हाट स्टोइचियोमेट्री कहलाती है. ठीक है. और इसी के साथ देखते हो स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट्स बच्चों. स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट्स, the amounts of reactants and product given by Bayes chemical equation बच्चों. Stoichiometric amounts, the amounts of reactants and product present, they are shown by Bayes chemical equation बच्चों. In a balanced chemical equation, are called stoichiometric amounts. The amounts of reactants and product present in a balanced chemical equation are called stoichiometric amounts. मैं एक सिंपल सा छोटा सा इक्वेशन आप लोगों को लिखता हूँ. एग्जाम्पल कंसिडर कर लो. ये N2 गैस है बच्चों, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं. सपोज कर NO बना लेता है नाइट्रिक ऑक्साइड बच्चों. ये भी गैस है बच्चों, ये भी गैस, ये भी गैस. वैसे नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड है बच्चों. मैंने सपोज कर मेरे का नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऐसे कंडीशन की रिएक्ट करते कीजिए. सपोज कर लो उसने नाइट्रिक ऑक्साइड बना दी. एक है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड जो है इसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड. शब मोल में मकदार बता दो. इसके 1 मोल हो, 1 मोल है बच्चों, और इसके 2 मोल. ये स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट्स in terms of mole. 1 mole of nitrogen react with 1 mole of oxygen and give 2 moles of nitric oxide. These are called stoichiometric amounts in terms of mole. ये मिकदारें हैं लेकिन अपने तरफ से हमने नहीं लिखे. बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें बता रहे कि 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा 1 मोल ऑक्सीजन के साथ और उसमें से बनेगा 2 मोल नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा. तो these are stoichiometric amounts in terms of mole. अब इसका मैं नंबर 2 ग्राम में जो करते 1 मोल नाइट्रोजन का मोलर मास चले बच्चों क्या ना 14 दूने 28 बच्चों, ये 32 ग्राम. शाबाश. ये 2 और ये बच्चों 14 प्लस 16 बच्चों, ये 60 बनता है. शाबाश. अब कैसे पढ़ोगे
इन्हें कैसे पढ़ोगे शाबाश 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन शाबाश रिएक्ट करता है किसके साथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ और उसमें से क्या बनता है 60 grams. 60 these are also called stoichiometric amounts in terms of mass वॉल्यूम के मैजिकल कर लो शाबाश बताओ वेस्ट टू वेस्ट 1 मोल का वॉल्यूम कितना है 22.4 dm3 8 Tp ये भी 22.4 dm3 ये 2 into 22.4 44.8 dm3 अब हम कहते हैं 22.4 dm3 अब नाइट्रोजन रिएक्ट पे 22.4 dm3 अब ऑक्सीजन एंड गिव्स बच्चों शाबाश 44.8 dm3 of nitric oxide. These are stoichiometric amounts in terms of volume units. इस तरह पार्टिकल में जिक्र किया होगा लेकिन ये बेसिकली जब मिकदारों का जिक्र आता है तो हम मोस्ट या तो मोल में या मास के यूनिट में या वॉल्यूम के यूनिट में करते हैं बच्चों अगर मैं 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद शबक पखवाते हैं इनवेट में देखो लिखी 1 mole of nitrogen React with 1 mole of oxygen and gives 2 2 mole of nitric oxide. ठीक है बिल्कुल. अब अगर मैं इस तरह लेता हूँ सपोज कि 2 मोल नाइट्रोजन हो शाबाश तो 2 mole ऑक्सीजन और 4 mole nitrogen. अब अगर मैं कि 2 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट करता है बच्चों है 2.5 मोल ऑक्सीजन के साथ तो फिर आपका दीज आर नॉट स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट अगर इसमें रेशो 1 रेशो मैं लिख दो 10 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद शाबाश 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड विल गिव 20 mole of शाबाश अगर मैं इसके 10 एक के 10 ने दूसरे का 5 ले लिया आपका जो नहीं जी गलत है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है जो कि हमें बैलेंस की इक्वेशन बताता है कि इसके दरमियान 1:1 है बच्चों अगर एक का 10 मोल है तो दूसरे के भी 10 तीसरे का 20 मोल बनेंगे इसी तरह ख्वाह वो वॉल्यूम का जिक्र है ख्वाह वो मास का जिक्र है ठीक है बच्चों इस चीज के लिए तैयार रहो सवाल के लिए ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट एक्सेप्ट दरमियान में से गलत दिया होगा रेशो वो नहीं दी होगी जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में इन सवाल इस अंदाज का होगा which one of the following is not stoichiometric amounts all of the following are stoichiometric amounts हाँ except मोल का जिक्र भी किया होगा वॉल्यूम में लेकिन एक का जिक्र गलत किया होगा उसमें वही रेशो नहीं होगी जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में मौजूद है ठीक है हाँ वॉल्यूम में कितना है शब बच्चों अब कुछ देर के लिए मैं वॉल्यूम छोड़ता हूँ शब वॉल्यूम 22.4 cube of nitrogen react with 22.4 cube of oxygen. 44.8 dm3 of nitrogen. इसमें सिंपलेस्ट रेशो को क्या बनते हैं वॉल्यूम में सिंपलेस्ट 1:1 तो फिर कैसे पढ़ोगे शाबाश अगर रेशो में पढ़ते हो शाबाश 1 वॉल्यूम आप 1 अगर उसका 1 dm3 लेते हो तो उसका भी 1 dm3 उसका 2 dm3 अगर उसका 1 लीटर लेते हो शाबाश 1 लीटर उसका भी अगर उसका 1 मिलीलीटर लेते हो तो उसका भी 1 milliliter. अब मैंने एक और चीज बतानी है बच्चों ये मोल को जरा देखो मोल में क्या रेशो है 1:1:2. वॉल्यूम में क्या रेशो है 1:1:2. याद रखो क्या द वॉल्यूम रेशो चाहिए बच्चों दैट इज एग्जैक्ट इक्वल टू देयर मोल रेशो अगर वॉल्यूम भूल गए कि जी पता इधर 22.4 लिख दूं बस वही मोल वाला जो रेशो है बस उसी की 1 वॉल्यूम इसका 1 वॉल्यूम इसका 2 वॉल्यूम इसका जो मोल है तो नोट कर लो बच्चों वॉल्यूम रेशो इज एग्जैक्टली इक्वल टू देयर ये गैलोसिक लॉ था बच्चों कि द वॉल्यूम ऑफ गैसेस व्हिच रिएक्ट आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग a chemical reaction always react in their mole ratio बच्चों बस हम सिंपली लिखते हैं बच्चों वॉल्यूम रेशो इज एग्जैक्टली इक्वल टू देयर मोल बच्चों मास कल बताए थे बच्चों के बैलेंस के इक्वेशन में मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट बट याद रखो बच्चों अच्छा एक पॉइंट लिख दो बच्चों नोट द मास ऑफ रिएक्टेंट must be equal to the mass of product. हर वक्त पर the mass of reactant must be equal to
the mass of product. product. But volume of reactant may or may not be equal. The volume of reactant may or may not be equal. Volume Of reactant. In हमने the mass of reactant must be equal to the mass of product. यानी during a chemical reaction हम कहते हैं mass खत्म नहीं होता है, जितना reactant का mass होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा, मास में कोई तब्दीली नहीं होगी, लेकिन वॉल्यूम जो है मे आर मे नॉट बी द सेम या इक्वल। volume अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन। एक वो रिएक्शन बच्चों जरा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन। नंबर वन, द रिएक्शन इन विच innovation. Innovation. The number of moles of reactant is equal to number of moles of product. Then क्या होगा? Volume of reactant will be equal to volume of product. जब मोल बराबर होंगे जिस रिएक्शन में, वहां पे वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अब इस रिएक्शन में देख लो, रिएक्टेंट के कितने मोल्स हैं इस रिएक्शन में? शाबाश, रिएक्टेंट के टोटल मोल्स और प्रोडक्ट के, जब मोल दोनों तरफ बराबर है तो वॉल्यूम भी, जरा गौर से देखो दोनों तरफ वॉल्यूम क्या है, जरा गौर से बराबर है 22.4 तो ये दोनों ऐड कर लो, ये भी 44.8 बनता है, वो भी। 44.8 और बच्ची दूसरा केस ये है, सेकंड केस, if the number of moles of reactant are not equal to number of moles of product, then volume of reactant will not be equal to volume of product. For example, ये वाला केस है N2 plus 3 is 2 NH3। इस केस में मोल बराबर नहीं है बिल्कुल, तो वैल्यूम भी बराबर नहीं होगी। वॉल्यूम भी बराबर नहीं। तो कभी कभी सवाल आते हैं, कभी कभी, हाँ इतना ज्यादा नहीं आया लेकिन फिर भी ज़हनी तौर पर तैयार है। इन द फॉलोइंग रिएक्शन इन विच केस द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, तो आप क्या जवाब दोगे? जिसमें मोल बराबर वाह होगी। मोल, बस जल्दी जल्दी सारे में देखो रिएक्टेंट को कल बराश बचो, नीचे से सारे 2-3 इक्वेशन दिए, सब में मोल रिएक्टेंट प्रोडक्ट का वॉल्यूम बराबर है, लेकिन एक्सेप्ट एक केस ऐसा है, तो वो कौन सा होगा जिसमें वॉल्यूम जिसमें मोल बराबर नहीं होगा, फिर वॉल्यूम बराबर नहीं होगा। अब इस सवाल, कभी एक रिएक्टेंट का वॉल्यूम दिया होगा, दूसरे रिएक्टेंट का खुद कैलकुलेट कर, कभी रिएक्टेंट के मोल के बनोगे शायद प्रोडक्ट के मोल के, कभी रिएक्टेंट का मास के बनो, एक रिएक्टेंट का मास दिया होगा, दूसरे रिएक्टेंट का मास मालूम कर लो या प्रोडक्ट का मास मालूम कर लो, स्टोइचियोमेट्री का जो सवाल होता है। ठीक है ना? अब लिख दो लॉज ऑफ स्टोइचियोमेट्री। लॉज ऑफ सिर्फ नाम के हद तक पेडल बुक पुराने कोर्स में बता, सिर्फ नाम, लॉज ऑफ स्टोइचियोमेट्री। जो लिखने वाला काम है वो जल्दी में। लॉज ऑफ स्टोइचियोमेट्री इज बेस्ड ऑन 2 लॉज। स्टोइचियोमेट्री में हम 2 लॉज, वैसे पुराने बुक में एक चैप्टर था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का, ये पहले कोर्सेज में थे 80 के ज़माने के। दूसरा चैप्टर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का था। पहले में बेसिक चीज़ें एटम, मॉलिक्यूल और आयन और ये चीज़ें, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल, ये चीज़ें थी। दूसरे चैप्टर में लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन था।
और तीसरा चैप्टर जो था वो स्टैच्यूमेट्री है। तो लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ते थे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पढ़ते थे, लॉ ऑफ डिफिनेट कंपोजिशन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट वेट पढ़ते थे। 5 ही लॉज थे उस चैप्टर में। अब नहीं है, अब नाम ही नहीं है, लेकिन कभी कभी सवाल आ जाते कि स्टैच्यूमेट्री में कौन से लॉज इस्तेमाल थे। तो स्टैच्यूमेट्री इज बेस्ड ऑन 2 लॉज। नंबर 1 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। Stoichiometry is based on 2 laws. एक है law of conservation of और नंबर 2 law जिस नाम से भी पुकारते हैं, डेफिनेट का लफ्ज लिखते हो आर ए और कांस्टेंट। Definite or constant composition, different proportion या composition। उन्होंने और नाम लिखे हुए, तो इसके 4 नाम बनते हैं। डिफिनेट प्रोपोर्शन, शाबाश, डिफिनेट कंपोजिशन, प्रोपोर्शन, कांस्टेंट। तो जिस नाम से भी पुकारे, पहला वाला कौन सा है बच्चों? शाबाश, लाभ कंजर्वेशन। हमारा टॉपिक ये नहीं है कि हम लाभ पढ़ ले बच्चों, लेकिन इसका सवाल बहुत दफा है नीचे वाले का, तो थोड़ा सा एक टच, अगर इमरान खान जी को इस्लामी टच होता हो तो इसको भी एक थोड़ा सा टच दे दूंगा। लेकिन लाभ कंजर्वेशन मास तो आप लोगों को मालूम है बच्चों, संग मालूम है शाबाश। हाँ, नहीं, लाभ कंजर्वेशन ऑफ मास सिंपल ज़बान में कहते हैं रिएक्टेंट का जितना मास आपने लिया, अगर 100 ग्राम रिएक्टेंट आपने इस्तेमाल किया तो उसमें से 100 ग्राम प्रोडक्ट ही बनेगा बच्चों। द मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट बच्चों। कभी कभी हम लोगों को बताते थे बच्चों कि क्यों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास में तब्दीली नहीं होती बच्चों। अच्छा जनरल बात के तो हमने इसकी ज़रूरत नहीं, बात वक्त मंगता है लिख रहा हुई खुदा जोड़ कोर्स खबरी भी पुराने ज़माने तो खुद से पड़ता ज़माने रवाने में उल्लस दौलस पेरी ज़मान मख तो कोर्स न बदल शो किस्म शई न क्यों बच्चों रिएक्शन तो हो रहा है। A chemical reaction is nothing but it is the breaking of old bond and formation of new bond। केमिकल रिएक्शन के दौरान बच्चों क्या होते हैं शाबाश? पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड। No old atoms are destroyed, no new atoms are formed। न पुराने एटम खत्म होते हैं, नए एटम बनते हैं बच्चों। We have what शाबाश? We have the same number of atom on both sides, same number and kinds of atom। रिएक्शन से पहले जितने एटम होते हैं, रिएक्शन के बाद भी उतने ही एटम, इसी एटम। इधर देखो 2 नाइट्रोजन एटम है, इधर भी 2 नाइट्रोजन एटम, इधर ऑक्सीजन एटम कितने शाबाश? 2, उधर ऑक्सीजन एटम। सिर्फ कॉम्बिनेशन और सेपरेशन हैज टेकन प्लेस। जब एटम नहीं बनते, नए एटम नहीं बनते, पुराने एटम ज़ाय नहीं होते, तो मास में फर्क नहीं आएगा। सिर्फ सेपरेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एटम होता है। नो ओल्ड एटम्स आर डिस्ट्रॉयड शाबाश। एटम्स आर वी हैव द सेम काइंड्स एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड। जब काइंड एटम भी वही है, तादाद भी वही है, तो शाबाश मास भी सेम होगी। इसलिए हम कहते हैं लाभ कि मास कैन neither be created nor destroyed या ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन देयर कैन नो लॉस और गेन इन मास बच्चों। ठीक है, उस पे नहीं पढ़ते उस लाभ में, सिर्फ इतना याद हो बच्चों। दूसरा कौन सा लाभ, इसके बारे में थोड़ा सा बताना, क्योंकि इसका सवाल है लाभ डेफिनेट कंपोजिशन का या लाभ का। स्टैच्यूमेट्री बुक में विदेशी 98 लाभ डेफिनेट कंपोजिशन का 2 डिफिनीशन हम करते हैं बच्चों। A pure chemical compound always contain bachoo. A pure chemical compound always contain the same elements.
combine in fixed mass ratio. A pure chemical compound always contains the same elements combined in fixed mass ratio. और कभी इस अंदाज में कुछ different sample of the same substance में अगर हम एक ही substance के में मुख्तलिफ नमूने कलेक्ट करके लाएं different sample of the same substance. always contain the same elements combined in fixed mass ratio. Different samples of the same substance always contain the same elements combined in fixed mass ratio. Yes. सिंपल सा मतलब है जो है मैंने लिखा ये लिखते हो ये तो मैंने ये अक्सर समझाता हूँ ये डिफरेंट सैंपल्स नमूने एक ही सब्सटेंस के आप लोगों ने मुख्तलिफ नमूने वेस्ट तरह तब चीज़ें कम जाना जैसे और कुरान इन सब हालत ख़राब है वहाँ से पानी ले आए बच्चों पानी का नमूना बोतल की बराबर बच्चों वेस्ट है तबाद न रहा दखल यानी बल मरकरी द बल से न रहा बल शेर द मरवात न रहा माद मर्दान न रहा बच्चों मुख्तलिफ नमूने आप लोगों ने एक सब्सटेंस के लिया किस चीज़ का मैंने लिया वाटर का सपोज करो वाटर है बच्चों वाटर इसके मुख्तलिफ सैंपल थे बच्चों किसी ने बच्चों रिवर वाटर सी वाटर लिया किसी ने बच्चों रेन वाटर किसी ने स्प्रिंग वाटर यानी वाटर ताली उसके मुख्तलिफ नमूने आप लोगों ने कलिप के मुख्तलिफ सोर्सेज से बच्चों मुख्तलिफ ज़राए से बात समझ आ रही है लेकिन बच्चों जो आपने लेबॉर्ट्री वालों को दे दिया इसने भी अपना नमूना लेबॉर्ट्री वालों को दे दिया कि पहले तो आपने उससे पूछी जी बता दो मैं कोई चीज़ ले बता दो ये क्या है उसने जब चारों नमूने देख लिए तो चारों क्या निकला वाटर और किस चीज़ से बना हुआ था बच्चों शब्द हाइड्रोजन और हर नमूने में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मास रेशो जो था वो बिल्कुल सेम था और वो क्या था बच्चों वो जो भी नमूना हो इट कंटेन बच्चों हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड इन द same fixed mass ratio contain the same element और वो same elements कौन से हैं बच्चों हाइड्रोजन elements that is hydrogen and oxygen combine in fixed mass ratio अगर एटमों के लिहाज से देख लो बच्चों तो 2:1 दो एटम हाइड्रोजन कहते हैं 1 एटम मास के लिहाज से तब बच्चों है 2 और 16 या 1:8 तब बच्चों अगर परसेंटेज के लिहाज से तो 11.2% और 88.8% उसमें ऑक्सीजन हर नमूने में ये इसका मतलब एक अगर हम एक ही सब्सटेंस के मुख्तलिफ नमूने इकट्ठे करके लें इट विल ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट कंबाइंड इन द सेम फिक्स्ड मास रेशियो बच्चों इसी तरह सोडियम क्लोराइड है बच्चों किसी ने बच्चों है सी वाटर से बच्चों समंदर के पानी से किसी ने साल्ट माइन मादनी नमक बच्चों करक साइड पे बच्चों बादर खेल में नमक के ज़खायर है इधर पंजाब से कुटवार में बच्चों इसी तरह प्रिपेयर्ड इन लेबॉर्ट्री बच्चों प्रिपेयर्ड इन किसी ने खुद उसको बच्चों लेबॉर्ट्री में बनाया किन चीज़ों को मिला के बच्चों सोडियम और क्लोरीन को लेकिन इट विल ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट सोडियम एंड क्लोरीन कंबाइंड इन द सेम फिक्स्ड मास रेशियो उसमें मास का रेशियो क्या है बच्चों ये 23 और ये 35.5
अगर ये 2.3 हो तो ये कितना हो जाएगा शाबाश? ये 3 इसको मैंने किस चीज पे डिवाइड किया शाबाश? इसको 10 पे दूसरे को भी 10 पे डिवाइड कर दो, 3 3.5 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। शब्द बच्चे तस्वीर दी हदफ कि ये एक कंपाउंड है, उसको जहां से भी ले आया जाए, इट ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट कंबाइन इन द सेम फिक्स मास रेशियो। अगर उसको मैं आधा कर लूँ बच्चों शाबाश, इसको आधा कर लूँ तो हो गया 23 के बच्चे वो भी आता है, इस तरह रेशो हो तो ठीक होगा, वरना गलत। और सवाल भी बताता हूँ बच्चों, लेकिन सवाल से पहले वैसे जनरल बस हम अपनी आदत से मजबूर हैं, वरना इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं, लेकिन फिर बताता हूँ बच्चों। एक साइंटिस्ट था बच्चों, फारिग हुंदियू, ठीक है, अगवई तकरीबन बाज़ लोग कहते हैं कि 1000 नमूने, बाज़ लोग कहते हैं 100 नमूने पानी के कलेक्ट करके मुख्तलिफ जगहों से, और फिर लेबॉर्ट्री में बैठ गया, उसका एनालिसिस शुरू किया। हर रेशो में, हर सैंपल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का यही रेशो आता था, ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। एक बदकिस्मत नमूना ऐसा था बच्चों जिसमें यानी 999 नमूने बिल्कुल इस ला के मुताबिक थे, लेकिन सब तला वर्कड़ी के चादर वर्कड़ी बच्चों। एक नमूना ऐसा था जिसमें ये रेशो नहीं आता, 2:1 वाली बात नहीं थी बच्चों। उसमें मास का ये रेशो 2:16 नहीं था, बल्कि 4:16 का रेशो आता था बच्चों। उस एक सैंपल को कहते हैं कि बच्चों उसने 100 से ज्यादा बार एनालाइज किया, ऐसे ना कि एक बार कर लियो चीखे मानना शुरू किया बच्चे, 100 से ज्यादा बार उस एक नमूने को मैंने जो बराबरी में बच्चों उस एक नमूने को बच्चों 100 से ज्यादा बार लेबॉर्ट्री में, और जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस पहले दिन बताया था, उस एनालिसिस की मदद से उसने बार बार जब उसका एनालिसिस किया वो रेशो 2:16 नहीं आ रहा था, 4:16 आ रहा था बच्चों। जब उसको बिल्कुल उसको यकीन हो गया कि ये तो ला के मुताबिक नहीं आ रहा है, फिर वो कहते कि लेबॉर्ट्री से निकल आए और चीखे मारना शुरू किया कि मैंने डाल्टन का बेड़ा अगर कर लिया बच्चों, ठीक है। और उसका वजह था बच्चों डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स। डाल्टन साहब पहले बता चुका था बच्चों, कहने एक ही एलिमेंट्स के एटम जहां से भी ले आए, हाइड्रोजन के जितने भी एटम डाल्टन के मुताबिक उसका मास 1 ही है, लेकिन बच्चों बाद में ड्यूट्रियम डिस्कवर हुआ, ट्रीटियम, उसी से बच्चों लोग ने ये क्या हुआ, ये तो डाल्टन साहब की तीव्र गलत साबित हो गई। वो कहता है कि एक एलिमेंट के बच्चों जितने भी एटम होंगे वो हर लिहाज से सेम होंगे। इधर तो हाइड्रोजन का जो 2 हाइड्रोजन है तो उसका मास 2 होना चाहिए, लेकिन ये 4 मास कहाँ से आ गया? That led to the discovery of what isotopes। इधर से डिस्कवरी शुरू हो गई। और बच्चों वो सैंपल किसी सब्सटेंस के वो सैंपल जो कि इस लॉ के मुताबिक न हो, दे आर कॉल्ड बर्थोलाइड्स बच्चों। और वो सैंपल जो कि इस लॉ के मुताबिक हो, दे आर कॉल्ड डाल्टोनाइड्स बच्चों। बस सिर्फ डाल्टोनाइड और बर्थोलाइड का नाम लिख दो, कोई जरूरी नहीं, लेकिन इतना आया नहीं है बच्चों, लेकिन फिर भी जहन में रख दो, हो सकता है कि कभी पूछ ले बच्चों। बर्थोलाइड्स बर्थोलोट सेंटेंस के नाम से निकले। But those compounds which do not obey law constant composition, those compounds which do not obey law constant composition, are called Berthollides. which obey डाल्टोनाइड, डाल्टन के नाम से डाल्टोनाइड, ये संसेपर के ज़माने की केमिस्ट्री के 2 लोग। लेकिन बच्चों इसकी इतनी खैर ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैंने वैसे बता दी। लेकिन ये आप लेकिन रखना है कि ला क्या कहता है बच्चों, और ला का अपना डायरेक्ट सवाल बताता हूँ बच्चों। शाबाश शाबाश बच्चों शाबाश।
पूरी को Yes. बच्चों जो एक बार सवाल आया था बस वो ये सवाल इस तरह हो सकता है उन्हें कहा था बच्चों 4 डिफरेंट स्टूडेंट थे ओवेस था इनायत था इस तरह बच्चों शेर था वो बिल्कुल अजीज सनान कसो सपोज करिए तो 4-5 साथियों उसने स्टूडेंट को राइट के मुख्तलिफ नमूने मुख्तलिफ सोर्सेज से ले आए सिंपल नंबर 1 जो था स्टूडेंट को राइट का जो था बच्चों है उसमें ये रेशो था 23 और 35 सिंपल नंबर 2 में को जब एनालाइज किया बच्चों उन्हें नाम दिए थे कि जी स्टूडेंट से स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 ना उसमें ये रेशो था बच्चों 11.5 और ये ये मुख्तलिफ नमूने थे बच्चों वैसे मैंने अपने तरफ से वैसे जरूरत होगी बेकार खत्म हो which sample do not obey जब उसको एनालाइज किया बच्चों फोर्थ नंबर वाले जो ठीक है ना बच्चों Yes, sir. फोर्थ वाले जो है वो ला के मुताबिक नहीं Ratio. ठीक है ना उन्होंने बाकायदा एक सवाल दिया था बच्चों इतना सोडियम को इतने क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया कितना सोडियम क्लोराइड अब अगर मैं ये देखो 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम हैज बीन रिएक्टेड विद 5 ग्राम ऑफ क्लोरीन बच्चों ये सील नहीं बनाएगा बनाएगा बच्चों लेकिन ये 5 ग्राम में से सिर्फ कितना मिलेगा शाबाश 2.3 ग्राम के साथ क्लोरीन कितना कंबाइन होना चाहिए 3.5 शाबाश 3.5. बाकी और रह जाएगा आपसे विच वन विल लेफ्ट अनयूज्ड कौन सा अनयूज्ड रह जाएगा क्लोरीन कितना अनयूज्ड रह जाएगा शाबाश 2.7 2.5. the 5 देखा ना 1.5. 1.5 ग्राम क्लोरीन will be left शाबाश अनयूज्ड इस तरह भी बच्चों सवाल वो दे सकते हैं खबर को पेश हुई Yes, sir, ये 1.5 था है। इस्लाह के साथ सवाल बच्चों और ये 2.3 और 3.55 किस तरह से आता है? दाम में पे दे तो गोरे Divide दाम by- कैसे डिवाइड करें दाम में हाफ करो. ना 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 मैंने दे हट के तो गोरे ये तो गोरे शाबाश Yes, sir. Yes. कैसे डिवाइड से Divide by 10. आधा Divide by 10. दाम में पटे ची ओवरी पटन डिवाइड कर बल्बम पटे 10 टाइम कम करे बल्बम 10 बल दी यो दी हाफ करे नो बल्बम आपकी यो दी सरो टाइम कम करे बल्बम 4 टाइम उसको कम करना है Yes. जल्दी जल्दी मैं कुछ अल्फाज लिख दूँ कल फिर आखिरी काम इंशाल्लाह ताला assumption of stoichiometry assumption of stoichiometry number 1 इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस बच्चों जब भी हम स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशन करते हैं हिसाब किताब करते हैं तो उसके लिए पहली बार बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं बच्चों यानी बच्चों जब आप किताब के ऊपर कीमत लिखा होती है एक किताब की इतनी कीमत जब आपको किताब की कीमत मालूम तो आपसे कोई 5 ये किताबें लेनी उसके लिए कितने पैसे अभी जी मुझे क्या पता है हाँ अगर एक किताब की कीमत मुझे मालूम हो कि 100 रुपये तो मैं 5 किताबों का हिसाब किताब कर तो इसके लिए हिसाब किताब के लिए हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस नंबर 2 देयर विल बी नो साइड रिएक्शन reactant should be completely converted into product bachoo reactant should be completely converted into products bachoo or the reaction will be irreversible bachoo the reaction should be अगर रिवर्सिबल भी हो हमने उसको कंसिडर क्या करना है बच्चों से हमने सब जब हमने और रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए फिर अपना केमिकल इक्विलिब्रियम में हम हिसाब किताब स्टैचोमेट्री पढ़ेंगे बच्चों
इधर हम जो जितना हिसाब किताब करते हैं बच्चों उसके लिए इन मैंने नाइट्रोजन हाइड्रोजन का एग्जांपल दिया तो वो तो रिवर्सिबल रिएक्शन, लेकिन हमने उसको एज्यूम किया, कंसिडर किया कि ये इरिवर्सिबल है बच्चों। तो एक पहले वाला कौन सा था बच्चों शाबाश, कि उसके स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए पहली बात ये जरूरी है कि इक्वेशन उसके लिए होने चाहिए और बैलेंस होने चाहिए, नो साइड रिएक्शन बच्चों। वैसे जनरली देखा है ये मैं वैसे एक रिएक्शन लिखता हूँ C+O2 बच्चों, क्या चीज़ बनाता है CO2। हम लाख कोशिश करते हैं बच्चों ये दोनों रिएक्ट करते बच्चों कुछ ना कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाते हैं, लेकिन जब वैसे ही बता रहा हूँ बच्चों लेकिन जब हमने लिखा नहीं है तो हम जहन में क्या तस्वीर करेंगे कि दूसरा चीज तरह से है ही नहीं, ये तो साइड रिएक्शन है बच्चों, साइड में ये काम होता है बच्चों। और हम लाख कोशिश करते हैं ट्रेसेस ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन चले बच्चों रिएक्ट टू फॉर्म आल्सो सम कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन जब हमने शो नहीं किया तो हम कहेंगे ये तरह से है ही नहीं, कार्बन ऑक्सीजन सारा का सारा रिएक्ट करके क्या चीज़ बना दिया। और जब हमने जितना भी रिएक्टेंट लिए तो हम ये तस्वर करेंगे कि ये सारा रिएक्टेंट खर्च हुआ तो तब ऐसा होगा, वरना नहीं होगा बच्चों। बस फिर बनने खैर गुजारा होगा।